हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेज सिमेनिया। तो आज हम 9 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप एथिक्स के पेपर में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप सुटेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोटेशन लिखा गया था जो पॉलिटिकल थिंकर हैं रूजो, उनके द्वारा। इनका कहना है, पीपल हु नो लिटिल आर यूजुअली ग्रेट टॉकर्स वाइल मैन हु नो मच से लिटिल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो लोग कम जानकारी रखते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं, और जो लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं या ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं वो कम बातें करते हैं। वो कम कह सकते हैं कि बातें करते हैं। मेनली आपने ये देखा होगा अपने आसपास ही कि जो जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वो काफ़ी कम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं वो अप्रोप्रिएटली बोलते हैं। लेकिन जो थोड़ा ही पढ़ लेते हैं, जिनको अल्प ज्ञान रहता है, वो ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने में और वो मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट ज़्यादा होते हैं मेनली। तो ये इस पूरे आर्टिकल का मतलब हुआ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो कल के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो है हम जो आज का एडिटोरियल उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका, कि जो पर्शियन गल्फ हमने कल भी देखा था, पर्शियन गल्फ कहाँ है आपका, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसी में आपका मध्य जो है एक पर्शियन गल्फ है। मैप में आपको कल दिखाया था। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री है, आपका ऑप्शन दिया गया है, वो पर्शियन गल्फ को टच नहीं करती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है यमन, ये टच नहीं करता है। बाकी जो आपकी कंट्रीज हैं वो सारी पर्शियन गल्फ को टच करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से जुड़े कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कथन क्या है आपका, कि ये 5 काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट किया हुआ, मतलब कि क्लासीफाई किया हुआ। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, इसको आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा, जैसे सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और टाइगर रिजर्व। तो ये 5 एरियाज है, इनको ये डिफाइन करता है। दूसरा आपका कथन बिल्कुल सही हो गया। थर्ड क्या है कि ये 3 काइंड ऑफ शेड्यूल को भी जो है में उसका मेंशन है इस एक्ट में। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि ये 6 शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। और ये शेड्यूल क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एनिमल है, तो अगर मान लीजिए आपका प्लांट ही है, वो उसका एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है, या फिर मान लीजिए उसका उस पर मतलब वल्नरेबल ज़्यादा है, उसका खतरा है उस पर, तो उसमें वेरियस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, मतलब उस पर क्या क्या प्रोटेक्शन लिया जाएगा, तो वो ये आपका शेड्यूल में जो है मेंशन होता है। तो उसमें 6 हैं ना कि 3 है। तो आपका ये तीसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। इससे जो आपका पहला और दूसरा कथन है ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का जो हिंदू एडिटोरियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ। तो पहला आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल जैसा जानते हैं कि इंडिया और चाइना के मध्य जो एक आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे कुछ विवाद देखने को मिला है, और उसमें स्टैंड ऑफ काफ़ी दिन से चल रहा है। तो अभी एक उसमें प्रोग्रेस हुआ है। क्या हुआ फ्रेंड्स उसमें, कि जो एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे एक कह सकते हैं कि बातें चालू हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये एक अच्छी पहल है, और इससे आगे चीज़ें सुधरने की आशा बन रही है। तो लेकिन इसमें कह सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा भी जा सकता है। क्यों, इसमें जो ये ऑथर हैं, ये मतलब जो ये हैं एडिटर, इनका कहना है कि देखिए जो आपका डोकलाम इशू हुआ था 2017 में, तो वो आपका सिर्फ एक ही लोकेशन था डोकलाम जहाँ पे ये मुद्दा उठा था, और वो 73 डेज तक के अराउंड उसका चला था स्टैंड ऑफ दोनों के मध्य, इंडिया और चाइना के मध्य। लेकिन ये जो आपका इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मध्य, इसमें जो है आपका 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसा इशू देखने को मिला है। 3 तो आपका जो लद्दाख एरिया वहीं पे है। कौन कौन से फिर आपका पैंगोंग सो लेक है, गलवान वैली हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, और सिक्किम में कौन सा है, एक एरिया है नाकुल्ला पास। तो ये 4 एरिया है जहाँ पे अभी इन दोनों के मध्य एक कंटेंशन देखने को मिल रहा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो आपका वहाँ पे एक लोकेशन था तो वो आपका इतना दिन चला था, तो ये आपके ये मल्टी लोकेशंस हैं। तो ये देखिए कितने दिन तक जो है इसका इशू चलता है। अंत में इनका इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये आपका ये एक स्टैंड ऑफ और एक जो बॉर्डर इशू फिर से अराइज हुआ है, ये इस पे जानने की आवश्यकता है हम लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए जो आप मतलब इतना कुछ होने के बाद, जैसा हमने देखा 2018 में वुहान समिट हुआ था, एक इनफॉर्मल समिट हुआ था, और उसके बाद इंडिया में हमें क्या बोलते हैं अभी हाल ही में 2019 में मामल्लापुरम समिट हुआ था, जो भी आपका इनफॉर्मल समिट था। तो इतना कुछ होने के बाद, इतना अच्छा डीप टाइप होने के बाद ऐसा वेट कर रहे थे कि आगे कोई भी इशू जो है इंडिया और चाइना के मध्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखने को मिला। तो ये देखने वाली बात है कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इतना हो रहा है। तो ये इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अभी हाल ही में क्या हुआ है, कि जो नासा, आप जानते हैं नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और वहाँ की एक प्राइवेट आपका स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, प्राइवेट कंपनी है। उन दोनों के जॉइंटली उन्होंने एक
एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है ड्रैगन डेमो टू क्रूड, ठीक है, डेमो क्रू ड्रैगन डेमो टू। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेस क्राफ्ट में बैठा कर उनको छोड़ा गया है, जो आपको वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ 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 के लिए। तो ये इसके बाद, और ये कब हुआ, अभी 30 मई को भी जो है ये लॉन्च किया गया था। तो ये एक सक्सेसफुल आपका कह सकते हैं कि इवेंट है, जो नासा और एक प्राइवेट बॉडी जो वहाँ की स्पेस है उनके मध्य हुआ है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो अमेरिकन्स अब एक कह सकते हैं कि एक बड़ा स्टेप लिए हैं कि स्पेस को जो है कॉमर्शलाइज करने के लिए। और जो एलॉन मस्क हैं, जो आपके स्पेसएक्स के मतलब फाउंडर हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसे ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये एक रियलाइजेशन में आ जाता है, तो जिस तरह एक फ़्लाइट्स जाती हैं एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक कंट्री के मध्य, उसी प्रकार लोग भी जो है स्पेस में जा सकेंगे, ये इनका कहना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसरो जिस जिस तरह जो नासा है वो अपने जो उनका काम है वो पार्शियली, अगर बात करते हैं इनोवेशन पे, टेस्टिंग पे, बिल्डिंग नई टेक्नोलॉजी पे, जो उनकी है टेक्नोलॉजी, इन सब पे जो उनके मार्केट प्लेयर्स हैं उनके लिए धीरे धीरे उसको ओपन कर रहा है, पार्शियली ओपन कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यूएसए ने ही किया है नासा को उसको लेके, इंडिया ने भी कोई उसको किया है, जो उनके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए अभी हाल ही में सरकार ने उसको ओपन किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, इसको अब ज़रूरत यह है कि किस तरह जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंडिया में रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जितना जिस तरह स्पेसएक्स ने किया यूएसए में नासा के से करके कोलैबोरेट, उस तरह अभी कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपने इंडिया में नहीं देखने को मिला हुआ है। बल्कि जो इसरो है वो सिर्फ वही एक डोमिनेंट पोजीशन है जो अभी इंडिया में स्पेस के क्षेत्र में बनाया हुआ है। और जो आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन था, वो सबसे चीपेस्ट मतलब और एक कॉम्पिटिटिव एज भी है यूएसए का पूरे विश्व में। अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रीज देखिए इसरो से अपनी फ़्लाइट्स को यहाँ से वहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब कि लेस कॉस्ट पे जो है चीज़ों को करता है। अगर हम जो मॉम है आपका ये मार्स ऑर्बिटर मिशन उसकी बात करें तो ये सबसे इसको अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा था कि वो 7 रुपये प्रति किलोमीटर की उसकी कॉस्ट थी, मतलब जो आपका ऑटो रिक्शा होता है उससे भी कम की बात कर रहे थे ये। तो ये इस तरह हम देख सकते हैं कि क्या है करने की आवश्यकता है, आगे आगे करने की आवश्यकता ये है कि जो एक अगर अगर जो है प्राइवेट प्लेयर्स को मतलब कि अगर इनको एक सही प्लेटफॉर्म पे लाना है तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए कि जो एक क्या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें, और आगे क्या एक इम्पार्शियल तरीके से, मतलब कोई ऐसा ना हो कि एक किसी भी जो आपके मीन्स प्राइवेट कंपनी है उनसे थोड़ा सा बायस हो, सभी को एक इक्वल मतलब फील्ड दें तभी जो है और आगे आके वो लोग जो है मीन्स करेंगे उसमें इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हम जानते हैं कि कोविड-19 से पूरे कंट्री में काफ़ी कह सकते हैं कि एक घाटा देखने को मिला है पूरे इकोनॉमी को। तो अब हम इसमें ये बात कर रहे हैं जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये आपकी जो गवर्नमेंट होते हैं, जो आपकी कंपनीज होती हैं उनको उनको रेटिंग देती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और जो हमारे कंट्री में होते हैं इन्वेस्टर्स, वो सूटेबली अपने अकॉर्डिंग उसको जिस तरह रेटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग मतलब करते हैं। मतलब कि अगर आपकी अच्छी रेटिंग रहेगी तो मतलब उसके जो उस कंट्री के या फिर उस कंपनी के जो हेल्थ प्रॉस्पेक्ट है, मतलब जो उनका बैलेंस शीट वगैरह है वो सब जो है काफ़ी अच्छा है। अगर उसकी कम रेटिंग है इसका मतलब है कि जो उनकी हेल्थ शीट है वो काफ़ी काफ़ी मतलब ख़राब है। तो इससे जो कंपनी होंगी वो सचेत हो जाती हैं और वो फिर उसमें इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। तो ये होती है मेनली आपकी क्रेडिट जो आपकी रेटिंग एजेंसी होती हैं वो ये ऐसा करती हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो मूडी एक आपकी विश्व में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की रेटिंग्स को जो है काफ़ी डाउनग्रेड किया हुआ है। तो क्या होता है जब कोई भी ये होता है तो हमने देखा क्या होता है उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस यही होते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वही जो हमने जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लेकर फ्ली कर मतलब वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और जो आपका स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट होती है वो काफ़ी उसको एक बुरा प्रभाव पड़ता है उस पर, अपने रूप जो अपनी पैसा होता है वो भी काफ़ी डिप्रिशिएट कर जाता है, क्योंकि जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो फॉरेन रिजर्व का हमारे कंट्री में एक कह सकते हैं कि एक कमी होती है और उससे जो हमारी करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो जाती है। तो ये सब मेनली हम देखते हैं जब भी कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपनी किसी भी कंट्री की जो रेटिंग होती है वो डाउनग्रेड करती है, ठीक है। तो ये मेनली
ये होता है फ्रेंड्स। तो जो मूडी है उन्होंने क्या इशू को रेज किया हुआ है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम होगा, मतलब कम हो सकता है आगे, डेट भी काफ़ी बड़ा मतलब बढ़ेगा, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी काफ़ी वीक होगा। ये इनके कुछ कंसर्न्स हैं वो रेज किए हैं, और ये कंसर्न्स बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 में जो इकोनॉमी है वो पूरी ठप पड़ी हुई थी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये सब चीज़ें करना आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने जो इकोनॉमिक पैकेज जारी किया हुआ है, या फिर आगे भविष्य में से कोई और सिचुएशन खराब होता है तो उससे सरकार को डेट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए, जब जब भी कोई कंट्री डेट लेती है तो इसका मतलब क्या है कि जो उनका एक्सपेंडिचर है उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है, तो एक डेफिसिट जो है क्रिएट जो है हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई कंट्री है वो 100 रुपये कमा रही है, फिर कोई पर्सन है वो 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है 120 रुपये, तो 20 रुपये जो डेफिसिट हो रहा है वो किस तरह वो करेगा, वो भाई वो किसी न किसी से लेगा ही। आप ही के पास मान लीजिए अगर 20 रुपये का आपको आपका जो मीन्स एक्सपेंडिचर है वो 120 रुपये है, लेकिन आपकी इनकम जो आपको अर्न कर रहे हैं वो 100 रुपये है, तो 20 रुपये कहीं ना कहीं किसी से आप उधार लेंगे। तो उसी प्रकार जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करती हैं। मोनेटाइज मतलब यही करना, जैसे आपने उधार लिया उसी प्रकार वो भी उधार लेती हैं। तो उधार लेने के जरिए क्या होता है, भाई आप लेंगे तो आप बैंक से लेंगे या तो फिर अपने किसी मित्र से लेंगे। लेकिन जो ये कंट्रीज़ होती हैं बड़े, अब मेनली जो देश होते हैं वो उनके जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे इंडिया में जो आरबीआई वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, पूरे कंट्री का। तो गवर्नमेंट मेनली उनसे लेती हैं, लोन लेते हैं। और तो ये लोन लेना ऐसा सिंपल नहीं है, ऐसा उसको आप समझिए कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनसे लोन ना लेने ना। जैसा आपका वो क्या करते हैं, जो आपका ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट उसको इशू करती है मेनली, मतलब जो मेन गवर्नमेंट होती हैं वो मेनली क्या होता है, वो इसको मतलब बॉन्ड्स को इशू करती हैं। तो फिर जो आरबीआई होती हैं फिर वो उनके पैसा पैसा जो है देती हैं। तो ये मेनली ऐसा देखने को मिलता है। तो और इसी प्रकार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती हैं वो अपने डेट को पूरा करती हैं, मतलब अपने डेट को मोनेटाइज करती हैं, ये सॉरी जो आपका जो डिफिसिट है उसको जो है करती है मोनेटाइज। तो ये इस तरह होता है मेनली। तो देखिए होता क्या है, जब भी आपका ये मिस जब गवर्नमेंट ऐसा करती है मोनेटाइज, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है वो पैसा लेती है या फिर या तो उसको बैंक में देती है, ठीक है। तो वो एक कह सकते हैं कि जो बेस मनी होता है वो बढ़ता है। तो बेस मनी क्या होता है फ्रेंड्स, बेस मनी तो होता है मतलब जो करेंसी बढ़ रही है इकोनॉमी में, या फिर जो बैंक मनी बढ़ रही है, इन दोनों के रिजर्व को मेनली बेस मनी कहते हैं। इससे क्या होता है, जब आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा तो वो भी जो हमारे क्या होते हैं इन्वेस्टर्स उनको पैसा लेंगे, करेंसी बढ़ इकोनॉमी तो वो भी, उससे क्या होगा, जो एक इन्फ्लेशन मतलब सप्लाई ऑफ मनी है वो इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाती है। तो इससे जो हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो बढ़ जाती है काफ़ी, ठीक है। तो ये मेनली ऐसा देखने को मिलता है जब आपका क्या बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट किया जाता है। तो ये अभी इशू रेस किया जा रहा है कि अगर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होगा तो इससे इन्फ्लेशन होगा। तो इस तथ्य को ये नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है उसको बोरो करके, तो उससे भले ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं, अगर करंट सिचुएशन बात करते हैं, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो कम हो रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इससे जो आपका अगर सरकार मॉडरेशन डेफिसिट कर रही है तो इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा भाई। देखिए जैसे मान लीजिए आपके आपके इकोनॉमी में डिमांड कम है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे मौके पे जब सरकार इन्वेस्ट करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, तो ऑब्वियस बात है डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिमांड बढ़ेगी, और उसी के बाद जो है क्या होगा, जो हमारे मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये तो हमारा अभी का सिचुएशन है, अगर बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन जब होती है, जब हमारा मान लीजिए अभी यही है कि मीन्स जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो ठीक ठाक हो और डिमांड भी ठीक ठाक हो, अगर उस समय करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं तो इन दोनों हेड्स पे जो हमारा है वो काफ़ी कम हुआ है, मतलब वो काफ़ी घट रहा है। तो इस पे क्या होगा, ये अगर ये सरकार करती है तो वो उसके अच्छे परिणाम होंगे, उसके बुरे परिणाम नहीं होंगे। तो ये इस पूरे आर्टिकल में बात करते हैं। आगे कहते हैं कि देखिए जिस तरह जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब हमारा आरबीआई जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए करती है, और ये तब क्या जो हमारे बैंक होते हैं जब उनको सही मतलब के अमाउंट में पैसा सरकार और जो आरबीआई वो देती है। तो ये मेनली इसी से मेनली होता है, ठीक है। तो इसमें आगे कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा ओएमओ होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, और जो आपका
आपका मीन्स मॉडरेशन और डेफिसिट हमने बात किया था। तो ओएमओ का जो एक कह सकते हैं कि एक्सपेंशन होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो आपका डेफिसिट आपका फाइनेंसिंग होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है। तो सरकार को चाहिए, इनका कहना है कि ओएमओ का माध्यम है, लेकिन देखिए टेम्परेरी भी अगर कर रही है तो उसके भी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जो आपका इनका पूरे इस आर्टिकल में कहना है कि जो अगर सरकार अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर रही है तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, मतलब वो इस पर ध्यान देने कर सकता है। और उसमें अंत में कह रहे हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो वो जब भी ऐसा कोई कंट्री मोनेटाइज करती है तो इन्फ्लेशन को जो है ध्यान में रखना ज़रूरी है, लेकिन वो सिचुएशन के अराउंड अकॉर्डिंग जो है करना आवश्यक होता है। तभी फिर उसके बाद ही किसी भी कंट्री की जो रेटिंग होती है उसको डाउनग्रेड करना चाहिए। ये ध्यान देने की आवश्यकता हो मीन्स आवश्यकता है इसमें, जो मीन्स रेटिंग एजेंसी है उनके लिए सुझाव है, मतलब मेनली अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उससे जुड़ा आर्टिकल है। इनका क्या कहना है, इनका जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है उससे टैकल करने के लिए जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से वर्क की हुई हैं। क्योंकि देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो अपने रीजन के बारे में बेहतर तरह से जानते हैं, मतलब उनका क्या लोकेशंस हैं, जैसे क्या रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो बेहतर, और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट बेहतर जानेंगी बजाय जो एक कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मेनली इसमें बता रहे हैं। तो अभी देखिए अभी क्या हुआ है, अभी जो एक चैलेंज रेज हुआ है इस कोविड-19 के बाद जो है वो हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में, हेल्थ या वेलफेयर क्षेत्र में या लाइवलीहुड क्षेत्र में, और फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करने, इन सब क्षेत्रों में एक चैलेंज देखने को मिला हुआ है। तो ये कुछ सुझाव आगे देते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इशू बात करते हैं, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ पे लेकुनाज, मतलब कहाँ कहाँ पे कमियां हैं जहाँ पे एक एडजस्ट करने की आवश्यकता है। पहले बता रहे हैं कि जो आपका इस समय देखिए, जैसे हम जान रहे हैं कि पैंडमिक के बाद जो है जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है उसमें आगे उसको मतलब कि कह सकते हैं कि रोबोट बनाने की आवश्यकता है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि जो आपका 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जो एक पैरेलल बॉडीज़ बन गई हैं उससे क्या हुआ है, उससे जो एक फंक्शन और फंड फ्लो का मैट्रिक्स है मतलब लोकल गवर्नमेंट का, वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ है। मतलब वो उसमें काफ़ी वो जो उसके फंक्शन है मेनली वो कह सकते हैं कि वो मतलब बढ़ गए हैं, तो उससे उनके और जो उनका फंड है वो भी काफ़ी बढ़ गया हुआ है, तो इससे कह सकते हैं कि वो देखने को मिला। ये दूसरा इशू बता रहे हैं। तीसरा इशू क्या बता रहे हैं कि कोई भी क्लैरिटी जो है आपका लोकल गवर्नमेंट की जो है, जैसे हम बात करें जो हमारा फंक्शंस हो गया उनका, या फिर जो आपके उनके ऑफिशियल्स हैं, या फिर अगर बात करते हैं उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल गवर्नमेंट की, वो प्रॉपरली वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं, वो काफ़ी एम्बिगस है अभी, ठीक है। तो ये बताया तीसरा इशू। चौथा इशू क्या बता रहे हैं कि देखिए जो आपका लोकल गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, और ये जो लोगों को रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए अपने गांव में ही अगर आप देख लीजिए, जो आपके गांव के प्रधान होते हैं, या अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी जो है वो उनका कंसर्न नहीं रहता है कि जो लोकल गवर्नमेंट जो प्रधान है उनका क्या एक्चुअली में काम होना चाहिए, और वो उससे काम मतलब उनसे कभी कुछ कहते हुए नहीं है। तो मतलब ये जो लोगों के अंदर एक कह सकते हैं कि उनको जो उनका रोल है उसको जानने की आवश्यकता है। तो आगे कुछ सुझाव देते हैं कि क्या सुझाव मतलब कि कुछ सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह कि ये मतलब किस तरह जो आपका रिसोर्स कह सकते हैं कि जो मोबिलाइज़ किया जाए, जिससे जो लोकल गवर्नमेंट है उनको एक प्रॉपर एक पावर मिल सके, मतलब कह सकते हैं कि एक उनको जो उनका रोल है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। तो वो पहला पहला मतलब ये 3 हेड में बात करते हैं कि 3 हेड्स में सरकार को जो है वो कुछ करना चाहिए। तो पहला हेड क्या बता रहे हैं, जो आपका लोकल फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस जो किस तरह पैसा जो लोकल गवर्नमेंट अर्न कर रही है, मतलब उसको उससे बात करते हैं। दूसरा दूसरा क्या बात करते हैं, जो आपका एमपी लैड स्कीम है। एमपी लैड स्कीम क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये मेनली इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, थर्ड क्या है आपका, जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी बात करते हैं। ये 3 हेड पे जो है हम देखेंगे कि क्या ये सुझाव देते हैं आगे। तो ये इनका पहला क्या देखा था कि हमने लोकल फाइनेंस, तो पहला बता रहे हैं कि जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ठीक है, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो अभी क्या हुआ है, अभी उसमें काफ़ी उसमें कमी, मतलब वो काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छे से नहीं देखने को मिला हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की, तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि जो आपका रेवेन्यू होता है अर्न करने का, जो आपके जो मेनली आपके जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो 44% रेवेन्यू अर्न करती है, मतलब कि वो जनरेट करती हैं।
बजाय जो आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5% ही करती हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह, और जो आपका रूरल गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो आपका मेनली जो आपके पंचायत वगैरह होती हैं। तो ये एक डिफरेंस देख सकते हैं आप। फिर आगे बात करते हैं कि जो आपका कर सॉरी पर कैपिटा रेवेन्यू है कलेक्ट करने का आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वो 3% है। बल्कि जो आपका मीन्स ये रूरल लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत वगैरह होती हैं उनका सिर्फ 0.1% है जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए कितना वेरिएशन है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट में और रूरल लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये मेनली पहली बात करते हैं। फिर कह रहे हैं कि देखिए जो अगर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है स्टेट, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोकल टैक्स कलेक्शन होता है पंचायत के लेवल पे वो काफ़ी नील होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा कि वहाँ पे जो कोई टैक्सेशन वगैरह मेनली आपको नहीं पे करना पड़ता है आपको। तो ये सब अभी इसमें बता रहे हैं। तो ज़रूरत यही है कि जो एक स्टेट्स को जो है कुछ स्टेप्स लिए जाएँ कि ताकि एक प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिजीम है उसको रेशनलाइज किया जाए। आगे बात कर रहे हैं कि जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है जीडीपी में, अगर हम बात करते हैं 2002-2003 से काफ़ी डिक्लाइन किया हुआ है। और ये बता रहे हैं कि एक स्टडी में ये देखने को पाया गया है कि 2017-18 में जो प्रॉपर्टी टैक्स का जीडीपी में रेशियो है, मतलब कि परसेंटेज है, वो सिर्फ 0.14% है। बजाय अगर बात करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो आपकी यूरोपियन और कंट्रीज या फिर यूएसए है, वहाँ जो उनकी मेंबर्स हैं उनमें जो इनका प्रॉपर्टी टैक्स का मीन्स परसेंटेज है वो 2.1% है। मतलब देखिए कितना वेरिएशन अपने इंडिया में है और जो ओईसीडी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए ये इसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं इसी में लोकल फाइनेंस में, पहले तो हमने बात की प्रॉपर्टी टैक्स का, फिर दूसरा बता रहे हैं कि जो लैंड मोनेटाइजेशन है और बेटरमेंट लेवी है, ये दोनों क्या होता है, ये आपका लैंड से जुड़ा हुआ, मतलब कि जब लैंड को जो है मोनेटाइज किया जाता है, मतलब उससे जब पैसे अर्न किए जाते हैं मेनली, तो ये आपका में सलाह दे रहे हैं कि कोविड-19 में जो है इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर बता रहे हैं कि जो म्यूनिसपैलिटी वगैरह हो गई या फिर जो आपकी सब अर्बन पंचायत होती हैं उनको कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड इशू करना चाहिए, 10 साल का उसका पीरियड होना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो उनको उनको फंड है वो प्रॉपरली मिल सकेगा। फिर बता रहे हैं कि 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड को एक रिलीज़ किया गया था, उसको फिर से यहाँ पे मतलब इस समय कोविड-19 को से लड़ने के लिए लॉन्च करने की आवश्यकता है। तो ये मेनली हमने बात देखा लोकल फाइनेंस जुड़ा हुआ है। फिर बता रहे हैं कि जो आपका एमपी लैड स्कीम है उसको क्या करना चाहिए। तो सरकार ने अभी 2 साल के लिए एमपी लैड स्कीम को डेफर कर दिया है, और जो उसमें जो उसका बजट है 4,000 करोड़ रुपए के अराउंड उसका बजट है, तो उनको अभी सरकार ने अभी के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए मिस कह दिया हुआ है। तो अभी देखिए जो एमपीलैड स्कीम है वो जानते हैं जो लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है उसी के लिए वो मेनली उसमें होता है। तो आगे बता रहे हैं कि देखिए जब भी ये 2 साल के बाद उसका ओपन सरकार करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए ही जो है उसको असाइन किया जाए, और जो मेनली जो पंचायत है उसके लिए किया जाए ये मेनली। तो ये हमने देखा आपका एमपीलैड हो गया, आपका लोकल फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, जो आपका फाइनेंस कमीशन है, तो इसमें सलाह दे रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है 15 फाइनेंस कमीशन है वो एक स्पेशल कोविड-19 कंटेनमेंट ग्रांट जारी करें लोकल गवर्नमेंट को। और जो ऐसा नहीं है, जो आपके जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो पूरा आपका मतलब कि वो पूरा एक क्राइटेरिया मतलब सेट करें, उसके बाद ही जो वो ग्रांट को इशू किया जाए। ये मेनली सलाह दे रहे हैं कि ये करने का आवश्यकता है। तो उसके बाद अब बात कर रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट को 15 फाइनेंस कमीशन ने एक ग्रांट जारी किया हुआ है, वो उसमें सिर्फ 19,000 करोड़ का पूरा उसमें किया हुआ, जो कि सिर्फ 3% का ही ग्रोथ है जब आपका 14 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो। ठीक है, तो इसकी ये बात करते हैं। फिर बता रहे हैं कि और इसमें जो आपका पंचायत का अगर हम देखें शेयर तो वो सिर्फ 63 करोड़ रुपीज़ है, तो ये काफ़ी कम है, ये आप खुद देख सकते हैं इसमें। तो आगे ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो अभी 5 एक ट्रेंच में अपना इकोनॉमिक पैकेज जारी किया था आत्मनिर्भर भारत योजना, उसमें तो उन्होंने जो है 5 ट्रेंच में इकोनॉमिक पैकेज जारी किया था। तो उसमें सरकार ने जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और जो आपका डिजीज़ कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी हो गई, उसके लिए सरकार ने कोई भी ऐसा मेनली जो आपका हम बात करते हैं लोकल लेवल की हम पूरे बात कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पे इन दोनों क्षेत्रों में ऐसा सरकार ने कोई भी अनाउंस नहीं किया हुआ है। फिर बता रहे हैं कि 13 फाइनेंस कमीशन में एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो आपका लोकल ग्रांट है
उनको जो आपका यूनियन गवर्नमेंट का डिविजन पूल होता है, मतलब जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के मध्य जो है, जब उसको फाइनेंस कमीशन में जो मीन्स जो टैक्सेस होते हैं उसका उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसको जो आपके लोकल गवर्नमेंट है मेनली, ठीक है, तो उनको उससे लिंक किया जाए, जो आपका यूनियन डिविजिबल पूल है मतलब उनके थ्रू उसको दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे जो उनका रेवेन्यू सोर्स है लोकल गवर्नमेंट का, उससे वो लड़ने में मतलब उससे उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा सही, क्योंकि अगर वो तय रहेगा कि हाँ उतना उनको मिलना है, क्योंकि अभी जो उनका रेवेन्यू सोर्स है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता कि हाँ इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में वो बिल्कुल नील है। तो ये करने का सोचता है, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू अगर उनको प्रॉपर मिलेगा तभी वो उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे, अभी उसको अपने डेवलपमेंट वर्क में इस्तेमाल कर पाएंगे। अंत में कहते हैं कि देखिए, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसमें वो सिर्फ फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक इसका मेंशन है, लेकिन जो आपका कोई एपिडेमिक का मेंशन नहीं है। तो सरकार को करना चाहिए कि इसको मॉडिफाई करे और इसमें ऐसा एपिडेमिक को लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इनका मेनली कहना है, और बता रहे हैं कि ऐसा प्रॉपर आपका डिजास्टर रिस्क इंडेक्स डेवलप किया जाए, और फिर उसमें मैप किया जाए कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, और फिर उसके बाद उसको टैकल किया जाए। तो ये मेनली इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा था नेपाल और इंडिया का बॉर्डर इशू है, तो ये मेनली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंडिया और नेपाल का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी 1950 में, उसमें जो आपका आर्टिकल 8 है उसमें ये बताया गया था कि आपके जितने भी ट्रीटीज़ इसके पहले साइन हुए हैं ब्रिटिश इंडिया के बिहाफ पे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो आपका ये बॉर्डर मतलब इंडिया नेपाल बाउंड्री का इशू था, उसमें वो मेंशन नहीं था। तो ये अभी देखिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है, उसमें हमने इसमें तमाम आर्टिकल डिस्कस किए थे इंडिया नेपाल के, और आपको पता भी है क्या इसको उनका इशू है। तो इससे ये तय होता है कि जो बॉर्डर का इशू है वो अभी मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, और उसमें अभी बातें मतलब चल रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल बात करता है, हमने पहले भी इसमें देखा था। नेक्स्ट आर्टिकल है, हमने देखा कि एक आर्टिकल द हिंदू में आया था कुछ दिन पहले, उसमें ये बात कर रखी थी, जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी रिक्वायर उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सरकार को जो आपके लैंड बॉर्डर्स हैं मेनली वहाँ पे करने, उस पर मतलब सरकार को वहाँ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपका बजटरी मतलब क्योंकि आपका जो मीन्स बजट है उसमें भी थोड़ा सा कमियां हैं, उसमें भी थोड़ा सा उसको जुडिशियसली इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कुछ अभी हमारे बजट है वो भी पर्याप्त नहीं है। तो बजाय जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर फोकस करने का, सरकार को अभी जो लैंड बॉर्डर है उस पर फोकस करना, ये मतलब मेनली आर्टिकल आया था द हिंदू में। तो हम जान लेते हैं जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। जो आपकी नेवल शिप्स होती हैं मेनली, तो उसमें आपके जो जैसे मान लीजिए वहाँ पे उस शिप से जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो भी लैंड कर सके, वहाँ से टेक ऑफ कर सके, काफ़ी बड़ा होता है मेनली। तो अपने इंडिया में जो आपका INS विक्रांत है उसको इंडक्ट किया गया था अपने इंडिया में सबसे पहली बार। अभी करंटली अगर हम बात करते हैं तो जो INS विक्रमादित्य है वो करंटली इन सर्विस है, और 2025 तक INS विशाल को लाने की बात कर रही है सरकार। और जो INS विक्रांत है वो 2014 के अराउंड उसको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब कि उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर से उसका रिन्यूअल करने की बात करें 2022 तक उसको फिर से कमीशन करने की बात कर रहे हैं। तो ये मेनली हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि इस पर जो ये सरकार का ये मत है, इस पे बातें करने का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए और किस किन बातों पे करने का आवश्यकता है। देखिए पहला तो बात कर रहे हैं कि जो आपका नेवल वॉरफेयर होता है मेनली, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या नेवल मतलब जो आपकी नेवी होती है वो सिर्फ वो वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल की जाए। और फिर आगे बात कर रहे हैं कि जो जैसा कि जानते हैं कि इंडिया जो है, जो इंडिया का 97% ट्रेड होता है वो सी के ही माध्यम से होता है। तो यहाँ पे जो आपकी नेवी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का आवश्यकता, मतलब इन दो पॉइंट पे डेलिबरेट करने की मतलब बातें करने की आवश्यकता है। फिर बीच में बातें कर रहे हैं कि किस तरह नेवी का इस्तेमाल किया गया 1965 और 1971 जब का इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके उस टाइम। तो उस टाइम जो है काफ़ी अच्छे से जो नेवी थी उन्होंने जो आपकी INS गाजी थी उसको ख़त्म करके फिर उसको मतलब काफ़ी एक अच्छी मतलब कि कह सकते हैं कि सक्सेस मिली थी जो हमारी इंडियन नेवी है उसको। तो उस समय की पूरी इसमें बात करते हैं। अंत में इनका ये कहना है, इसको हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसके मतलब जो ये सरकार ने कहा है इसके क्या काउंटर पॉइंट हो सकते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए जिस तरह चाइना ने क्या हुआ, चाइना ने पहले अपने कैरियर को मतलब करने से पहले जो उनकी आर्मी थी मेनली उसको उन्होंने डेवलप किया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्योंकि देखिए
किसी भी कंट्री से कंपेयर करना उचित नहीं है, पहली बात। और अगर हम अभी की बात करें तो देखिए चाइना भी जो उनकी मैरिट टाइम उनके मतलब वो हैं, उसको अभी फिर से वो रिवाइव कर रहा है। दूसरा इशू क्या बता रहे हैं कि जैसा सरकार ने कहा कि बजटरी कॉन्स्ट्रेंट भी है इसको करने के लिए, क्या आपका मीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर को वो करने के लिए। तो देखिए अगर इसको इंडिजियसली कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो आपकी एमएसएमईज हैं या फिर जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उस उनको काफ़ी मतलब क्या कहते हैं कि प्रॉफिट होगा। तो और फिर वो कह सकते हैं कि उनको इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे उनको फ़ायदा ही होगा और कंट्री को भी इन टर्न जो है फ़ायदा होगा। तीसरा इशू बता रहे हैं कि देखिए इनका कहना है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो मेनली जो ग्लोबल पावर्स होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद ही जो आईएनएस विक्रांत है उसको प्रोक्योर करने का एक कह सकते हैं कि प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो ये मेनली देखिए ये डिबेटेबल इशू है, ये मेनली कि इसकी बात करते हैं। तो ये इनका कहना है कि कोविड-19 में ये जो आपका बजट कट्स की बात कर रहे हैं ये इसको अंडरमाइन ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इसका इम्पैक्ट होगा और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होता है जो तीनों आपका एयर एयर और लैंड पे या फिर मीन्स वाटर्स में जो आपकी नेवी है उसको रोबस्ट बनाने का सकता है, अगर आपको एक विश्व में एक हमें अच्छी पावर होके इमर्ज होना है। तो थर्ड क्या आपका नेक्स्ट क्या आपका आर्टिकल है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ई डिप्लोमेसी बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि ये अभी कोविड-19 में कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे से उनके जो समिट्स हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो कह सकते हैं कि इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए मोदी जी ने भी काफ़ी ई डिप्लोमेसी मतलब वही आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो मोदी जी भी देखिए अभी हाल ही में कोविड-19 के आउटब्रेक में जो है उन्होंने काफ़ी सार्क कंट्री से भी किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 15 मार्च के अराउंड, 26 मार्च के अराउंड जो है G20 लीडर समिट हुआ था। उसके बाद फिर आपका नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ था 4 मई को, तो उसमें भी ये हुआ था, इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में 4 जून को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद बायलैटरली समिट हुआ था, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें सिर्फ बात करते हैं कि जो आपका ये वर्चुअल समिट्स हो रहे हैं, जो ई समिट्स हो रहे हैं, तो ये इसके क्या नेगेटिव मतलब इससे क्या कह सकते हैं कि लिमिटेशंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए जो आपके समिट्स होते हैं मेनली या फिर जो कोई भी बायलैटरल कंट्री जाके मिलती है, तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ की जो डायस्पोरा होता है, जो वहाँ कंट्री होती है, उनसे सामने डायरेक्ट मिलते हैं और कहते हैं कि इंटरेक्शन उनमें होता है। तो देखिए इससे क्या होता है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उतने लोगों से आप मिल नहीं पाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसका ये एज जो है नहीं रह जाता है। फिर बात कर रहे हैं कि जो आपका ई डिप्लोमेसी है उससे जो आपके जैसे जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि एक बैक रूम लगभग मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक कह सकते हैं कि लोअर लेवल आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट कम्युनिकेशन भी होता है, तो वो सब थोड़ा सा उसमें रह जाता है, वो आपका ऑनलाइन समिट से फुलफिल नहीं हो पाता है। और फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इसमें साइबर इंसिक्योरिटी का भी इशू रहता है कि जैसे आपके बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव फॉर्मेट में आपके सेंसिटिव आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जिसको हैक करने का भी खतरा रहता है मेनली। तो ये सब मेनली इशू इसमें बता रहे हैं कि आपके जो आपका वर्चुअल समिट है उसके। तो अभी बात कर रहे हैं कि देखिए कोई भी समिट होने से अच्छा है कि कुछ समिट्स हों ताकि जो डेलिब्रेशंस हो कंट्री के मध्य जो है वो जारी रहे, उसमें उसको जो है वो उसमें वो ना हो। तो आगे ये देखने की आवश्यकता है कि किस तरह जो है समिट्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा आगे हर कंट्री के मतलब कोई भी कंट्री के मध्य जब होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। आज के क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और इसका जो आंसर्स है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और इसका जो आंसर्स हम कल जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।